तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू O2IAS एकेडमी। मेरा नाम है कृतिका और आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स करवाने वाली हूँ। पिछले 15 दिनों में 1 to 15 अगस्त कौन से ऐसे इवेंट्स रहे, कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जो कि न्यूज में रही हैं और हिमाचल के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। क्योंकि अगेन हिमाचल में बड़े सारे एग्जाम होते हैं, इनमें हिमाचल का एक अलग से पोर्शन रहता है और उसमें भी करंट अफेयर्स होते हैं, तो ये जो है आपको हेल्प करते हैं। जो लोग नए हैं यहाँ पे उनको मैं बताना चाहती हूँ कि एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो महीने में ये 2 वीडियोस रहते हैं, 15-15 दिन के करते हैं, क्योंकि स्टेट के करंट अफेयर्स कम होते हैं। आप मिस ना करें, इसके लिए डू सब्सक्राइब एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें देखने वाले हैं। बहुत सारी ऐसी न्यूज हैं जो कि ये ग्रीन एनर्जी स्टेट के पास में जो है घूमती है। तो सबसे पहले मैं इसी को डिस्कस करना चाहूंगी न्यूज में बढ़ने से पहले। तो बेसिकली हमने एज अ स्टेट हिमाचल प्रदेश ने एक टारगेट रखा है कि 2026 तक आते आते हम लोगों ने हिमाचल को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाना है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। इसमें आप जो है ये एक हिमालयन स्टेट है, यहाँ पर बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है जिसको हम सेव करना चाहते हैं। हमारा जितना भी जोन्स है, हमारे जितना भी एरिया है वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, वहां पे थोड़ी भी छेड़छाड़ करते हैं तो वो खराब हो जाता है या फिर हम लोग को लैंडस्लाइड्स या फिर फ्लड्स जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इसको अब कैसे काउंटर मेजर किया जाए, तो वो है कि हिमाचल को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है हमारे पास और भी बहुत सारी एनर्जीज हैं, जैसे कि एक तो हाइड्रो पावर है, उसको तो हम लोग पोटेंशियल उसका एक्सप्लोर कर ही रहे हैं, हम लोग काफी आगे बढ़े हुए हैं उसमें। फिर उसके बाद आती है विंड एनर्जी, देन वी हैव सोलर एनर्जी। तो कि हम इन सारी चीजों को जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहाँ से एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। एंड जैसे हम ई व्हीकल्स जो हैं उनको भी प्रमोट कर रहे हैं, तो वो सारा कंट्रीब्यूट करेगा हिमाचल को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने के लिए। अभी जैसे हमारे आपने सीएम साहब जब बजट देने के लिए आए थे तो वो ई व्हीकल में आए थे, तो वो यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे कि किस तरीके से हम जो है हिमाचल को ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ा सकते हैं और धीरे धीरे जो है इसमें इंसेंटिव और बाकी सारी चीजें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी ऐड किया जाएगा। तो ये तो आपका मेन भूमिका है। उसके बाद में आते हैं बहुत सारे यहाँ पर इनिशिएटिव्स की आप एक अलग से अपने नोट्स में पेज बना के रख सकते हो, उसके लिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो सोलर पावर जो है उसको एक्सप्लोर किया जा रहा है, स्पेसिफिकली स्पीति में। हिमाचल प्रदेश में अगर हम लाहौल स्पीति की बात करें तो वहां पर ड्राई डेजर्ट है, ड्राई है, कोल्ड डेजर्ट है। तो उन एरियाज में बहुत सा एरिया है, वहां पर जो सोलर पावर है उसको हार्नेस किया जा सकता है। साथ ही में जो क्लाइमेट चेंज है उसके चलते हुए हमें और भी बहुत सारे ग्रीन इनिशिएटिव्स की यहाँ पे जरूरत है, तो उसके लिए हम लोग और भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। जैसे लोगों को सब्सिडी दी जाती है अगर वो सोलर पावर जो है वो यूज कर रहे हैं, सोलर पैनल्स लगा रहे हैं, जो पंचायत है वो भी सोलर लाइट्स देती है। तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। उसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, हमारे पास में बहुत सारे डैम्स हैं, तो उसको तो हम लोग आगे बढ़ा ही रहे हैं। तो ग्रीन एनर्जी में यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसी का एक इनिशिएटिव आप इसको भी मान सकते हो। अगली न्यूज है, एक प्री फैक्ट है इसमें, वो है कि ये जो जियोथर्मल टेक्नोलॉजी से एक कोल्ड स्टोर, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर का स्टोर बनाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। कहां पर ये बन रहा है? तो ये किन्नौर के टापरी में बन रहा है। आसान भाषा में बताती हूँ कि जिनके सेब के बगीचे उनको तो पता है कि बड़ा स्टोरेज चाहिए होता है, क्योंकि बहुत जल्दी खराब हो जाती है, पेरिशेबल आइटम्स हैं एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर की, तो उसके लिए हमें कोल्ड स्टोर चाहिए होते हैं जिनको हम लोग कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर्स कहते हैं। अब उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उससे एनवायरनमेंट को नुकसान यहाँ पर, या हीट जनरेट होती है तो नुकसान होता है। तो उसके लिए हम पहली बार जो है एक इस तरीके का यहाँ पर कंट्रोल एटमॉस्फेयर स्टोर बनाना चाहते हैं जो कि जियोथर्मल एनर्जी को यहाँ पर यूज करेगा। ये वर्ल्ड का पहला इस तरीके का स्टोर बनेगा। कौन इसमें हेल्प कर रहा है? तो ये आइसलैंड की एक कंपनी है जो यहाँ पर इसको हेल्प कर रहे हैं। तो इसमें इतने ही प्री फैक्ट्स हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले टाइम में। ये अगर आगे इसमें करते हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। बट अगेन 3-4 चीजें हैं याद करने के लिए। फैक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या थे फैक्ट्स? थे सबसे पहला, वर्ल्ड का पहला ये कंट्रोल एटमॉस्फेयर स्टोर है जो कि जियोथर्मल एनर्जी को यूज करेगा। किसके साथ में बना रहे हैं? तो आइसलैंड के साथ में। एंड देन द लास्ट वन इज कि कहां पर? तो किन्नौर के टापरी में ये बनाया जा रहा है। तो ये भी अगेन ग्रीन इनिशिएटिव यहाँ पर आगे आता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग आगे। एक यहाँ पर
प्लेटफॉर्म की बात की गई है, हिम एक्सेस प्लेटफॉर्म। अगर आप न्यूज पढ़ते हो तो उसमें भी आपने देखा होगा कि ये न्यूज में था, क्योंकि हमारे जो सीएम साहब है उन्होंने इसको, अभी इसका लॉन्च जो है होगा, हुआ नहीं है, आने वाले टाइम में हम लोग देखेंगे कि इसको लॉन्च किया जाएगा। बेसिक आइडिया क्या है कि हमारे पास में बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जो अलग अलग एरियाज को जो है कवर करती हैं, उनको हम एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे। एक सिंगल प्लेटफॉर्म जहां पर लोग अपनी जितनी भी स्कीम्स का फायदा लेना चाहते हैं वो यहाँ पर हिम एक्सेस से ले सकते हैं। बाकी भी हिमाचल में बहुत सारे पोर्टल्स हैं, अच्छा काम करता है हिमाचल पोर्टल्स में, या जो हम ई गवर्नेंस कह सकते हैं उसमें, तो हिम परिवार है, हिम मेंबर कार्ड है, ई पोर्टल, डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है, तो इन सबको मर्ज कर दिया जाएगा या फिर इसको भी एक्सेस दिया जाएगा, जिसको हम लोग हिम एक्सेस प्लेटफॉर्म कह रहे हैं। तो आने वाले टाइम में देखते हैं कि कब एक्टिव होगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इसके लॉन्च की बात की गई है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना। हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर एक और स्कीम शुरू की है। इसमें बहुत सी चीजें हैं प्रीलिम्स के लिए याद करने के लिए, जैसे कि सबसे पहले ये किसके लिए है, तो ये है आपके जो नर्सरी से 8th क्लास के बच्चे होते हैं उन लोगों के लिए। ये सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स में यहाँ पर दी जाएगी जहां पर मिड डे मील दिया जाता है। अब इसमें हम बात क्या करें, पौष्टिक आहार, जैसे इसका नाम है पौष्टिक आहार योजना, कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि मिड डे मील स्कीम के अंडर आते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में उनको मिड डे मील दिया जाता है, कि उसमें पौष्टिक आहार जैसे कि जो अंडे खाना चाहते हैं, उबले हुए अंडे या फिर कोई भी जो सीजनल फ्रूट है वो उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इसमें यही आपकी 2-3 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। हिमाचल में कितने स्कूल्स में है ये, तो 15,000 के पास में हम लोग स्कूल्स देख रहे हैं जहां पर सरकारी स्कूलों में फर्स्ट से लेके 8 नर्सरी से लेके 8th क्लास के बच्चों को ये अंडे या फिर फल जो है, फ्रूट्स जो है वो दिए जाएंगे। इसका रीजन क्या है, इसका ये डालने का रीजन यहाँ पर ये है कि देखो हमारे पास हमने कुछ सस्टेनेबल गोल्स रखे, पूरे वर्ल्ड लेवल, इंडिया लेवल, नेशनल लेवल, अलग अलग लेवल्स पे ये गोल्स को हम पूरा करना चाहते हैं। इसमें एक तो था जीरो पॉवर्टी, जिसको हमने धीरे धीरे अभी कम कर रहे हैं, जीरो हंगर। अभी अगर हम लोग देखें तो ऐसे लोग बहुत कम हैं जिनके पास में खाना नहीं है, लेकिन गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्योंकि स्कीम्स अलग अलग चल रही हैं, सरकारें जो हैं बहुत सारी स्कीम्स चलाती है जिसके अंडर जो है लोगों को खाना मिलता है, लेकिन वो पौष्टिक आहार है। तो अब हम एक स्टेप और ऊपर बढ़ना चाहते हैं कि हमने हंगर को जो है वो कंट्रोल कर लिया, अब हम न्यूट्रिशियस फूड की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें जो लाइफस्टाइल डिजीज है वो बहुत सारी आ जाती हैं, तो ये जो एक और एक्स्ट्रा चीज है कि बच्चे जो हैं जब उनको अच्छा पोषण मिलेगा तो वो और आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग ये गुड हेल्थ एंड वेलबींग की तरफ बढ़ रहे हैं। इसको अगर एक्सप्लोर करना हो तो ये खत्म नहीं होगा टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अगेन मैं ऐसे जैसे रिलेट करना चाहती थी कि हम लोग बेसिकली ऐसे वाले एरियाज में पौष्टिक आहार की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, बच्चों को फ्रूट्स क्यों देना चाहते हैं, या फिर जो उबले हुए अंडे हैं, प्रोटीन जो है, वो सारी चीजें हम लोग क्यों यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये हम लोग नेक्स्ट गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसी दौरान जब उन्होंने ये वाली स्कीम की चर्चा की, वहां पर 2-3 और स्कीम्स हमें देखने को मिली, उनमें से एक थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैबलेट्स इन टीचर्स। अब जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, पढ़ाना जो है वो नेसेसरी हो चुका है कि उसके लिए हमारे पास में कुछ इस तरीके के टेक्नोलॉजी जो है वो होनी चाहिए, तो उसी के लिए कि जो टीचर्स हैं प्राइमरी स्कूल के स्पेसिफिकली उन लोगों को जो है यहाँ पर टैबलेट दिए जाएंगे, ताकि वो अपनी जो भी लर्निंग है एज अ टीचर वहां पर वो और उसको इम्प्रूव कर सके, टेक्नोलॉजी की जो हेल्प है वो वहां पर ले सके। तो ये थी आपकी टैबलेट स्कीम। आगे बढ़ने से पहले जो लोग एलाइड की में अभी बैठने वाले हैं 8 सितंबर को, उन लोगों के लिए ये टेस्ट सीरीज है, इसमें अभी टोटल 6 टोटल मॉक टेस्ट हैं, तो फाइनल अगर आपकी तैयारी हो चुकी है, डू गिव देम, एक बार टाइम्ड मैनर में जरूर दीजिए। हर एक में 200 क्वेश्चंस हैं, तो 6 ये टेस्ट हैं, आपके बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, फाइनल एक आप अच्छे से वहां पर पेपर की तैयारी कर सकते हो। जो लोग मेंस लिख रहे हैं उन लोगों के लिए हमने मेंस आंसर राइटिंग का प्रोग्राम चलाया हुआ है ऑलरेडी, चैप्टर वाइज है, बहुत डिटेल्ड है, और बहुत सारे लोग इसमें अभी आंसर्स लिख भी रहे हैं, तो इसको जो है लिखते रहिए। अगर नहीं ज्वाइन किया है या किसी को जानते हैं आप तो उनको जरूर ज्वाइन करवाइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गई हिम उन्नति योजना, ये जो है नेचुरल फार्मिंग को यहाँ पर सपोर्ट करेगी। तो इसमें जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये कि हिम उन्नति योजना है क्या। अब वही अगेन हमारे पास में अलग अलग
हिमाचल जो है ना वो बहुत सारे अलग अलग लोगों से भरा हुआ है, कहीं कल्चर अलग है तो कहीं सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस अलग हैं। उन लोगों के लिए हम लोग डिफरेंट तरीके की स्कीम्स चलाते हैं जिनको हम लोग जिससे हम उनको टैकल कर सके या जैसे हम उनको सिर्फ उनके ऊपर फोकस कर सके। जैसे आपने चम्बा में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम सुना हुआ है, तो उस तरीके से हम किसी स्पेसिफिक ग्रुप को यहाँ पर फोकस करने की बात करते हैं। लेकिन ये जो हिम उन्नति योजना है इसमें हमने पूरे हिमाचल को क्लस्टर्स में बांटा हुआ है और उन्हीं क्लस्टर्स को जितनी भी आपकी ये स्कीम्स आएंगी डिफरेंट डिफरेंट चीजों को लेके उनका इन क्लस्टर्स को फायदा होगा। तो इसी में अभी जो है हमने ये नेचुरल फार्मिंग को भी ऐड किया है और 150 करोड़ रुपए जो हैं इसको यहाँ पर एलोकेट किए गए हैं। तो इतना सा पता हो आपको कि हिम उन्नति योजना क्लस्टर बेस्ड फोकस स्कीम है जो हम एरियाज के ऊपर लगाने वाले हैं। इसमें डिफरेंट इसमें दालें, अनाज, फल फूल ये सब कुछ आ रहा है, तो ये सारा इसमें साथ में आता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। बद्दी इंडस्ट्रियल हब जो है वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इम्प्रूव हुआ है। अब हम लोग हिमाचल में जानते हैं कि हिमाचल जो है वो आपका कुछ इस तरीके से है, ढंग से बनाऊंगी बाद में। तो ये आपका सोलन वाला ये वाला जो एरिया है ये सारा इंडस्ट्रियल हब के लिए जाना जाता है, चाहे वो ऊना का एरिया है फिर आपके सोलन में बद्दी, बरोटी वाला, नालागढ़। यहाँ पे पिछले कुछ टाइम से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एयर क्वालिटी बहुत खराब थी। एनजीटी ने बहुत सी वार्निंग दी यहाँ पे बिकॉज इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं अगेन। तो इनको जो है पैसा भी यहाँ पर दिया गया, बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी चलाए गए एंड फाइनली यहाँ पर जो हम देख रहे हैं दैट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स में इंप्रूवमेंट हुई है। स्पेशली जो पार्टिकुलेट मैटर 10 है ये आपका यहाँ पर उसमें रिडक्शन देखने को मिली है 47.42%। अगेन अलग अलग यहाँ पर हम लोग को ये एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर दिए गए हैं। इसमें कुछ चीजें जो समझने वाली है वो है कि हम लोगों ने कि कैसे इसको बांटा गया है। ये पूरा अगेन बड़ा टॉपिक आ जाता है तो अलग से भी कवर कर लेना है कि जब पोल्यूशन होता है या एयर की जो क्वालिटी है वो डिक्रीज करती है उसके क्या क्या रीजंस होते हैं। उसके अलग अलग रीजंस जो बताए गए कि सॉइल एंड रोड डस्ट, उसमें से आपका ये 24% तो उसी में से रहता है। फिर इंडस्ट्रीज एंड कंबस्टन सोर्सेज आ गए, व्हीकल्स, म्यूनिसिपैलिटीज, बायोमास बर्निंग एंड देन ऐसे करके बहुत सारे रीजंस होते हैं। इन्हीं को हम लोग कंट्रोल करते हैं और इन्हीं के बेसिस के ऊपर एक जो आपका ये मीटर है यहाँ पे चलता है जिसमें रेटिंग आती है। अभी जो है बद्दी वो मॉडरेट में आ रहा है, 88 के पास में एयर क्वालिटी इंडेक्स है। इसमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए, जो पैसा दिया गया उसे पक्के रोड्स बनाए गए, जो हम लोग वो डस्ट की बात कर रहे थे, रोड डस्ट की बात वो कम हो गई। सो इसी तरीके से बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए एंड फाइनली जो बद्दी है वो मॉडरेट में यहाँ पर आ गया। तो ये आपके अलग अलग पॉल्यूटेंट्स हैं जिनके बेसिस के ऊपर कितने टाइम इंटरवल में हमने कितने वो देखे हैं, उसी के बेसिस के ऊपर ये एयर क्वालिटी जो है वो देखी जाती है। एंड अगेन इसमें हिमाचल का इंडस्ट्रियल एरिया जो है अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, ये है सिल्ट रिडक्शन इन खड़चम वांगटू। तो ये एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कहाँ पर है, जो कि किन्नौर में है और यहाँ पर सिल्टिंग की बात की जा रही है। अब जब भी फ्लड्स आते हैं तो हम लोग को एक खतरा जो है वो डैम से देखने को मिलता है। डैम्स में ऐसा क्या होता है, तो बेसिकली ये काफी टाइम से बने हुए हैं। जब यहाँ से रिवर आती है तो वो बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर आती है और सेडिमेंट्स जो है यहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो डैम की कैपेसिटी है पानी को होल्ड करने की वो कम हो जाती है। एंड अगेन जो फ्लड्स के टाइम पे जब ज्यादा बारिश हो रही है या आपके बादल फट रहे हैं तो उस टाइम इनके टूटने का या फिर इनमें से बहुत ज्यादा पानी जो है वो रिलीज करना पड़ता है। तो बहुत सारे हमें यहाँ पर चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। तो सेम चीज अब हिमाचल में पांच जो प्रमुख नदियां हैं वो बहती हैं, जिनके ऊपर अलग अलग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बने हुए हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज पे भी बने हुए हैं। तो उनको जो है उनमें ये अभी न्यूज जो है वो बात करती है कि इस वाले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में सिल्ट की वजह से जो हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे थे, वो कम हुई है। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कम हुई है अगेन सिल्टिंग की वजह से। तो इसी को टाइम टू टाइम डीसिल्ट करना बहुत जरूरी होता है। इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर काफी ज्यादा बात की जाती है और उसके अलावा आपको ये सारी चीजें जो है पता होनी चाहिए। अगेन मैप्स जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए प्रीलिम बेसिस पे कि कौन सी नदी कहाँ से जाती है। यहाँ पर यमुना, सतलुज, ब्यास, रावी और चेनाब है।
सबसे लंबी बहने वाली नदी जो है वो सतलुज है, सबसे ज्यादा पानी कैरी करने वाली जो नदी है वो चेनाब है। देन अगेन कहाँ कहाँ से ये एंटर करती है, ये शिपकिला से एंटर करती है, नंगल से बाहर निकल जाती है सतलुज। ये कहाँ से राइज करती है, तो रोहतांग से राइज करती है ब्यास, और फिर मीरथल से बाहर निकल जाती है। तो रिवर्स जो है अगेन आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनके ऊपर ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। तो ये आपके कुछ रहते हैं। फिर आ जाता है हिमाचल प्रदेश में पहला इलेक्ट्रिक बस डिपो यहाँ पर बनाया जा रहा है। अब मैंने आपको ग्रीन इनिशिएटिव्स का तो बता दिया ऑलरेडी। सेम वे यहाँ पर जो है हिमाचल में जो पहली इलेक्ट्रिक बस है वो हिमाचल में चली थी, वो 2017 में रोहतांग पास के लिए चली थी। उसमें हुआ ये था कि एनजीटी ने बोला कि यहाँ पे ना बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर रहे हो तुम लोग, और जो रोहतांग का एरिया है वो सारा ग्लेशियर्स का एरिया है, ये मेल्ट करना शुरू कर देंगे और इकोलॉजिकली जो है ये यहाँ पर एक चैलेंज उठ के आएगा। तो इसी के लिए 2017 में आपके मनाली से जो रोहतांग है वहां के लिए एक इलेक्ट्रिक बस चलाई गई। तो वो एक अच्छी स्टार्टिंग थी और उसी के बेसिस के ऊपर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके इलेक्ट्रिक बसेस जो है इंक्रीज की गई। अभी हम लोग चाहते हैं कि एचआरटीसी की 3000 बसेस हैं उनको भी हम लोगों ने ई व्हीकल्स या ई बसेस बनाना है। तो उन्हीं के लिए अब बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। अब ई बस है तो चार्ज भी करनी पड़ेगी, उनकी मेंटेनेंस भी होगी, वो सारी धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रिप्लेस होगा। तो इसमें पहला हिमाचल का इलेक्ट्रिक बस डिपो बनाया गया। कहाँ पर मतलब बनाया जाएगा, अभी पैसा आया है, कहाँ पर बनाया जाएगा, तो धर्मशाला में यहाँ पर बनाया जाएगा। इसमें अब सरकार बहुत सारी चीजें करती है, जैसे कि अगर कोई ई टैक्सी लेना चाहता है या फिर ई बस लेना चाहता है उसको लोन के ऊपर 50% सब्सिडी दी जाती है। तो ऐसे करके भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स यहाँ पर रखे गए हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत है। तो ये 2-3 चीजें प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे खुल रहा है, ये तो धर्मशाला में, उसके अलावा पहली बस कहाँ पे चली थी, वो सारी चीजें। नेक्स्ट अगेन ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग आगे। यहाँ पर फोकस कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग सोलर पावर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। छोटे प्रोजेक्ट से शुरू किया हुआ है, 5 मेगावाट, 10 एंड देन 32 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स है। कहाँ कहाँ पर हैं, तो ऊना के पेखुवेला में है, ये मैंने ऑलरेडी आपको पहले करवाया भी था। फिर आ गया आपका कुठलेड़ असेंबली एंड देन गगरेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, इनमें छोटे छोटे पावर प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं। इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बट अगेन थोड़ा सा आपको पता हो, ये वाला इंपॉर्टेंट है, पेखुवेला ऊना। एंड देन आवर नेक्स्ट न्यूज इज कि जुलाई में हिमाचल में जो बारिशें हैं वो कम हुई हैं। अब ये जब हम लोग इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं उसमें डिटेल में आता है कि कितनी बारिश कम हुई, कितनी ज्यादा हुई, और उसी के ऊपर फोकस है। उसमें से एक ये पोर्शन है, हम लोग 2 भागों में बांटते हैं जब सर्वे में पढ़ते हैं, कि 1 जुलाई से पहले वाली बारिश और 1 जुलाई के बाद वाली बारिश। अब हो क्या रहा है क्लाइमेट चेंज के चलते हुए कि बारिशें जो हैं वो धीरे धीरे नहीं हो रही हैं, वो एक ही बारी में बहुत ज्यादा हो जाती है, फिर होती ही नहीं है। तो जो रेन डेफिसिट है वो हमें देखने को मिलता है। डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर देखने को मिला। कांगड़ा में तो वैसे नॉर्मल ठीक ठीक ही रही। लाहौल स्पीति में अगर हम लोग बात करते हैं तो नॉर्मल रेनफॉल जो है जुलाई की वो 131 है, लेकिन सिर्फ 12 mm वहां पर बारिश हुई है। तो ओवरऑल हमने इसमें डिक्लाइन देखा है, ट्रेंड्स जो है डिक्लाइन कर रहे हैं। बट ये जो डेटा है इसको आप इकट्ठा कर सकते हो। अगर आप हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स बना रहे हो तो उसमें एक एनवायरमेंट का पोर्शन अलग बना लो, उसी में ये सारा का सारा आता रहेगा। आने वाले दिनों में मैं एक टॉपिक भी लूंगी कि क्लाइमेट चेंज के चलते हुए हिमाचल के एनवायरमेंट पे क्या क्या फर्क पड़ रहा है। ये जो डिक्लाइनिंग सारे पैटर्न्स हैं इनको हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि ये एक ही जगह हमारे पास में आ जाए। अगर सिर्फ ऐसे इंडिपेंडेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं तो मुश्किल हो जाता है। सो ये आपके ट्रेंड्स हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सबसे लाहौल में 91% बारिश कम हुई है। देन आपका किन्नौर आ गया, सोलन है, काफी जगह हम लोग देख रहे हैं कि जो बारिश है उसमें काफी ज्यादा डिक्लाइन यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट आता है जी एनआईटी हमीरपुर विल प्रिपेयर एंटी फ्रॉड हार्डवेयर। एंटी फ्रॉड हार्डवेयर क्या होता है, तो ये एनआईटी हमीरपुर जो है यहाँ पर एक बड़ा प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस फेज 3। ये नेशनल लेवल पे चल रहा है, उसी के साथ में मिलकर यहाँ पर ये एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले हैं। अब क्या हुआ है कि जब जियो आया, जब डिजिटल इंडिया आया, उसके बाद में बहुत सारे लोग जो हैं वो टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, लेकिन डिजिटली लिटरेट नहीं है वो उस तरीके से, जहां पर अभी भी स्कैम्स और स्कैमर्स जो हैं वो तो नए नए तरीके से आते ही हैं। तो लोगों में अवेयरनेस फैलाना और लोगों को इस तरीके के फ्रॉड से बचाने के लिए यहाँ पर ये इस तरीके का एंटी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो है वो बनाया जाएगा।
हार्डवेयर बनाया जाएगा। सॉफ्टवेयर जो है वो भी हम लोग बनाते रहते हैं, बट अगेन लोगों को ज्यादा उसके बारे में बताना जो है वो ज्यादा सही रहता है, रादर देन अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो जिसको लेके वो ऑलरेडी स्केप्टिकल हैं कि शायद ये ही स्कैम हो, है ना, तो वो यहाँ पर रहता है। मेंस का अलग से टॉपिक है साइबर क्राइम, और उसमें भी अगर हम लोग हिमाचल में देखें हम लोग तो 2021 तक अच्छे खासे इंक्रीजिंग ट्रेंड्स हैं, और 22-23 का जब भी देखेंगे हम लोग डेटा तो उसके हिसाब से भी काफी ज्यादा यहाँ पर साइबर फ्रॉड्स हमें देखने को मिले हैं। तो बस उन्हीं के चलते हुए ये एंटी फ्रॉड हार्डवेयर जो है वो बनाया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है 10th इंटरनेशनल फिल्म फेयर फेस्टिवल एट शिमला। जो फिल्म फेयर फेस्टिवल है वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया, कहाँ पर किया गया, तो हिस्टोरिकल गेटी थिएटर में। ये अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो छोड़ सकते हो। अगेन बहुत सारी फिल्म्स को जो है यहाँ पर अवार्ड दिए गए, डिफरेंट डिफरेंट अवार्ड्स रहते हैं डॉक्यूमेंट्री को लेके, देन शॉर्ट फिल्म, ये सारे के सारे। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इसका पीडीएफ आपको अगेन टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल होता है, आप वहां से पढ़ सकते हो, अदरवाइज जो है इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया रेवेन्यू मॉनिटरिंग सिस्टम गेट सिविल सर्विसेज अवार्ड। एक अवार्ड दिया गया है स्टेट सिविल सर्विसेज अवार्ड, किसको? रेवेन्यू मॉनिटरिंग सिस्टम। जैसा इसका नाम है ये रेवेन्यू को मॉनिटर करने के लिए यूज होता है। डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास में पटवारी, कानगो, तहसीलदार, इनकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो सारी एक ही जगह जो है उनको मैनेज यहाँ पर किया जाता है, तो उसी को ये यहाँ पर अवार्ड दिया गया है। इसी में आपका हिम भूमि पोर्टल जो है वो भी कनेक्टेड है रेवेन्यू ऑफिसर्स को यूज करने के लिए। तो ये ई गवर्नेंस का पार्ट आ जाता है कि गवर्नेंस किस तरीके से इजी हो जाती है। बहुत सारी ऐसे जो किताबें हैं या बहुत सारे जो पेपर वर्क है वो नहीं है, उसके कंपैरिजन में इट्स इजी एंड इट्स एक्सेसिबल टू ऑल दीज ऑफिसर्स एज वेल एज अगर हम लोग इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हम लोग के लिए अलग पोर्टल्स बने हुए हैं। ठीक है जी। लास्ट न्यूज है आज की हमारी, हिमाचल प्रदेश एप्पल कॉन्सेंट्रेट विल नाउ बी अवेलेबल इन फॉरेन कंट्रीज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी बाहर तो जाता ही है, लेकिन यहाँ पर एचपीएमसी जो है वो आगे बढ़कर आया है। उन्होंने पार्ले कंपनी के साथ में एक एग्रीमेंट किया है जिसमें और बहुत सारी चीजें, अब हम फूड प्रोसेसिंग में आ गए। फूड को जब प्रोसेस किया जाता है कि हमारे पास में एक एप्पल है, हम उस एप्पल को बहुत तरीके से, हम उसकी एक चटनी बना सकते हैं, हम उसकी वाइन बना सकते हैं, हम और भी बहुत सारी चीजें जो हैं, जूस बनाते हैं, तो वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो सारी भी यहाँ पर बेची जाएंगी। अगेन जो ग्लोबल रीच है वो यहाँ पर इस कंपनी के थ्रू मिलेगा और हेल्प मिलेगी। इससे क्या होगा? इससे बहुत सारी चीजें होंगी जो चीजें खराब हो जाती थी सबसे पहले, फार्मर्स हॉर्टिकल्चरलिस्ट को जो नुकसान होता था वो नहीं होगा, प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होगी और आगे बिजनेस इम्पैक्ट रहेगा। अगेन दिस इज द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर पोर्शन ऑफ योर मेंस, और ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये उसका एक छोटा सा पोर्शन आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में। अगर आपको पसंद आया देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।